आज आपके चिप लेवल मॉड्यूल का पहला क्लास है। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि मदरबोर्ड होता क्या है और मदरबोर्ड के काम करने का तरीका क्या होता है। ना केवल मदरबोर्ड बल्कि हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोप्रोसेसर कैसे काम करता है, आपके मदरबोर्ड का वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए अपने क्लास की हम शुरुआत करते हैं मदरबोर्ड के डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज ए मेन सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड आपके कंप्यूटर का सबसे मेन सर्किट बोर्ड होता है। आपके कंप्यूटर में और भी बहुत से सर्किट बोर्ड होते हैं, जैसे एसएमपीएस का बोर्ड, मॉनिटर का बोर्ड, माउस का बोर्ड, प्रिंटर का बोर्ड, लेकिन इन सब में जो सबसे मेन सर्किट बोर्ड है वो किसका है? मदरबोर्ड का। और मदरबोर्ड की जो हम रिपेयरिंग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? चिप लेवल रिपेयरिंग। तो बेसिकली इट्स ए सर्किट बोर्ड विच प्रोवाइड इंटरफेस टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। आपका जो मदरबोर्ड है एक ऐसा सर्किट बोर्ड है जो बाकी पार्ट्स को इंटरफेस प्रोवाइड करता है। आपके कंप्यूटर के जो और बाकी पार्ट्स है उन सबको क्या इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस प्रोवाइड करने का क्या मतलब हुआ? तो देखिए, जैसे कि आपके मदरबोर्ड के साथ सीडी रोम भी लगा होता है, स्पीकर भी लगा होता है। तो हम इनपुट कहीं से लेते हैं, आउटपुट हमें कहीं से मिलता है। तो इनपुट लेके आउटपुट कहीं से जो दे रहे, तो इस बीच में जो एक इंटरफेस का काम किया, मीडिएटर का काम किया, वो किसने किया? मदरबोर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में सीडी रोम लगा हुआ है। सीडी रोम में हम कोई सॉन्ग्स की सीडी प्ले करते हैं। सॉन्ग्स की सीडी प्ले करते हैं तो आउटपुट हमें कहाँ मिलता है? स्पीकर पे। मतलब इनपुट हमने कहाँ दिया? सीडी रोम पे, और आउटपुट हमने कहाँ से लिया? स्पीकर से। तो इनके बीच में जो मीडिएटर का काम किया वो किसने काम किया? आपके मदरबोर्ड ने। तो ऑल पेरिफेरल्स एंड डिवाइसेस कनेक्टेड ऑन इट। आपके कंप्यूटर के जितने भी पेरिफेरल होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, सबके सब कहीं ना कहीं मदरबोर्ड पे ही आके कनेक्ट होते हैं। मदरबोर्ड एक्ट्स एज ए मीडियम अमंग ऑल डिवाइसेस। मदरबोर्ड आपका मीडियम या कह सकते हैं मीडिएटर का काम करता है सारे के सारे डिवाइसेस के बीच में। तो आप समझ गए कि मदरबोर्ड क्या होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि मदरबोर्ड के काम करने का तरीका क्या होता है। मदरबोर्ड यानी माइक्रोप्रोसेसर के काम करने का क्या तरीका है। और ये जो आज की क्लास है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको केवल 5 या 6 स्टेप्स में बताऊँगा कि मदरबोर्ड कैसे काम करता है, माइक्रोप्रोसेसर कैसे काम करता है। और इसी में आपका सारा का सारा चिप लेवल क्लास का निष्कर्ष है कि अगर डिस्प्ले नहीं आता है तो कहाँ की दिक्कत होती है, क्या दिक्कत होती है, वो सारा का सारा आपको इसी में पता चल जाएगा। तो चलिए, when microprocessor gets its all basic requirement, that is supply, ground, clock, reset, ready, INTR and NMI signal, it generates 20 bit address for ROM। जैसे हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं या कह सकते हैं मदरबोर्ड को ऑन करते हैं, तो ऑन करने के साथ ही सबसे पहले क्या होता है कि हमारे माइक्रोप्रोसेसर की सारी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होती है। सबसे पहले माइक्रोप्रोसेसर की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही कोई और काम होगा। तो माइक्रोप्रोसेसर की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? सप्लाई, ग्राउंड, क्लॉक, रीसेट, रेडी, INTR एंड NMI सिग्नल। आपका मदरबोर्ड चाहे किसी भी वर्जन का हो, चाहे P1 का हो, P2 का हो, P3 का, P4, Core i3, Core i5, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो पहले था वो आज भी है। पहले भी मदरबोर्ड की साथ ही रिक्वायरमेंट होती थी, आज भी मदरबोर्ड की साथ ही रिक्वायरमेंट होती है। और ये 7 रिक्वायरमेंट, नंबर 1 सप्लाई, नंबर 2 ग्राउंड, नंबर 3 क्लॉक, नंबर 4 रीसेट, नंबर 5 रेडी, नंबर 6 INTR एंड नंबर 7 NMI सिग्नल। तो माइक्रोप्रोसेसर की जैसे ये सारी की सारी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो सबसे पहले क्या करता है? रोम के लिए 20 बिट का एड्रेस जनरेट करता है। आफ्टर फाइंडिंग 20 बिट एड्रेस, रोम विल जनरेट 8 बिट डाटा। रोम की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे रोम को भी सप्लाई मिलना चाहिए, ग्राउंड मिलना चाहिए, कंट्रोल सिग्नल मिलना चाहिए, प्लस माइक्रोप्रोसेसर ने जो 20 बिट एड्रेस जनरेट किया रोम के लिए वो भी रोम की रिक्वायरमेंट है। कह सकते हैं कि रोम की कुल मिला के 4 रिक्वायरमेंट होती है, सप्लाई, ग्राउंड, कंट्रोल सिग्नल जो कि उसे साउथ ब्रिज से मिलता है, और 20 बिट एड्रेस जो उसे माइक्रोप्रोसेसर मिलता है।
जब ये रोम की चारों रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो ये क्या जनरेट करता है, 8 बिट का डाटा। 8 बिट का डाटा जो जनरेट करता है, ये कॉन्सेप्ट पहले भी था, P1 में भी, P2 में भी, P3 में भी और आज भी है। तो जैसे रोम ने 8 बिट का डाटा जनरेट किया तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है, एज सुन एज माइक्रोप्रोसेसर इनेबल डाटा पाथ एंड स्टोर रोम्स डाटा इन ऑन इंटरनल मेमोरी। जैसे रोम ने 8 बिट का डाटा जनरेट किया, माइक्रोप्रोसेसर डाटा पाथ को इनेबल कर देता है और रोम के डाटा को अपनी इंटरनल मेमोरी में स्टोर कर लेता है। हमारे कंप्यूटर में 3 तरह के पाथ होते हैं, एड्रेस, डाटा और कंट्रोल। तो यहाँ पर क्या कर रहा है माइक्रोप्रोसेसर, डाटा पाथ को इनेबल करके रोम्स का डाटा अपनी इंटरनल मेमोरी में स्टोर कर ले रहा है। नाउ माइक्रोप्रोसेसर सेकंड जॉब इज टू स्टोर रोम्स डाटा इन रैम। अब माइक्रोप्रोसेसर का अगला काम क्या है, नेक्स्ट काम क्या है कि रोम का जो डाटा उसने अपनी इंटरनल मेमोरी में स्टोर किया है उसको रैम में रखना। सो माइक्रोप्रोसेसर विल अगेन जनरेट 20 बिट एड्रेस बट दिस टाइम इट्स फॉर रैम। तो माइक्रोप्रोसेसर दोबारा से 20 बिट का एड्रेस जनरेट करता है, लेकिन अब की बार ये किसके लिए होता है, रैम के लिए। रैम को जैसे एड्रेस मिला, रैम एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर रैम की एक रिक्वायरमेंट हो गई एड्रेस, जो कि उसको माइक्रोप्रोसेसर दे रहा है। जिस तरह हमने देखा कि रोम की एक रिक्वायरमेंट थी माइक्रोप्रोसेसर का एड्रेस, उसी तरह रैम का भी एक रिक्वायरमेंट है ये एड्रेस। साथ ही साथ और भी रिक्वायरमेंट होती है रैम की, जैसे सप्लाई, ग्राउंड, कंट्रोल सिग्नल। रैम को कंट्रोल सिग्नल कहाँ से मिलता है, तो नॉर्थ बेस से। रोम को कहाँ से मिलता था कंट्रोल सिग्नल, साउथ बेस से। रैम को कहाँ से मिलता है, नॉर्थ बेस से। तो रैम के चारों रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, रैम एक्टिवेट हो गया। तो अब क्या होता है, दिस डाटा विल बी स्टोर इन रैम। माइक्रोप्रोसेसर अपने इंटरनल मेमोरी से 8 बिट का डाटा रैम में स्टोर कर देता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। दिस प्रोसेस गोज कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज टोटल डाटा ऑफ रोम डिड नॉट स्टोर इन रैम। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि रोम का टोटल डाटा रैम में स्टोर नहीं हो जाता। अब होता क्या है देखिए, एक बार में 8 बिट डाटा ही लेता है। 1 बिट डाटा माइक्रोप्रोसेसर रोम से लेगा, अपनी इंटरनल मेमोरी में स्टोर करेगा, फिर उसको रैम में स्टोर करेगा। लेकिन हो सकता है कि आपके रोम के अंदर जो डाटा है वो 32 बिट हो, 64 बिट हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए प्रोसेस थोड़ा टाइम ले लिया, एक बार में नहीं हो करके 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, कुछ भी हो सकता है, इतने में होता है। चलिए, नाउ माइक्रोप्रोसेसर स्टार्ट टू चेक द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब माइक्रोप्रोसेसर का अगला काम क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को चेक करना। तो पहले मैं एक बात ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही रोम का डाटा रैम में आता है, हमारे मॉनिटर पे डिस्प्ले आ जाता है। अब यहाँ पे सबसे मेन जानने वाली बात ये है कि अगर हमारे माइक्रोप्रोसेसर की एक भी रिक्वायरमेंट मिस हुई, सप्लाई, ग्राउंड, क्लॉक, रीसेट, रेडी, INTR और NMI, माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, एड्रेस जनरेट नहीं करेगा रोम के लिए। अगर रोम को एड्रेस नहीं मिलेगा तो रोम डाटा नहीं देगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, नो डिस्प्ले। मतलब 7 रिक्वायरमेंट में से कोई भी रिक्वायरमेंट मिस हो तो रिजल्ट क्या होगा, नो डिस्प्ले। अच्छा, रोम की अगर कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो, रोम को सप्लाई ना मिले, ग्राउंड ना मिले, कंट्रोल सिग्नल ना मिले साउथ बेस से, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, नो डिस्प्ले। अब अगर मान लीजिए रोम की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, फिर भी रोम डाटा नहीं जनरेट कर रहा है, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, नो डिस्प्ले। रोम डाटा जनरेट कर रहा है लेकिन रैम के पास वो डाटा नहीं जा रहा है, तो भी क्या आएगा, नो डिस्प्ले। रैम की कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, सप्लाई, ग्राउंड, कंट्रोल सिग्नल, तो भी रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, नो डिस्प्ले। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम एक है, नो डिस्प्ले, कारण अनेक है। कितने कारण आपने देख लिया, रैम की कोई भी रिक्वायरमेंट पूरी ना हो तो भी नो डिस्प्ले, रोम की कोई रिक्वायरमेंट पूरी ना हो तो भी नो डिस्प्ले, माइक्रोप्रोसेसर की कोई रिक्वायरमेंट पूरी ना हो तो भी नो डिस्प्ले, हमारे मदरबोर्ड को सप्लाई जो देता है SMPS, अगर वो ख़राब हो तो भी नो डिस्प्ले। मतलब एक प्रॉब्लम के इतने सारे कारण होते हैं। तो हमें यही पता लगाना होता है चिप लेवल में कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। क्या माइक्रोप्रोसेसर की कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, या रोम की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, या रैम की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये सब हम देखते हैं। चलिए अब आगे, 4th स्टेप। जैसे ही हमारा रोम का काम कंप्लीट हो जाता है, रोम का सारा डाटा माइक्रोप्रोसेसर रैम में रख के रीड कर लेता है,
तो माइक्रो प्रोसेसर का अगला काम क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट टू चेक द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को चेक करता है। इफ़ एनी फॉल्ट देन मैसेज विल अपेयर ऑन द स्क्रीन। अगर कोई फॉल्ट हुआ तो आपके स्क्रीन पे मैसेज आ जाता है, एरर मैसेज आता है। मान लीजिए कीबोर्ड का फॉल्ट है तो कीबोर्ड एरर, हार्ड डिस्क का फॉल्ट है तो एचडीडी एरर, इस तरह करके एरर आ जाता है, जहाँ पे कि हम प्रेस F1 टू कंटिन्यू करते हैं। F1 करते ही आगे हम स्टेप्स बढ़ जाते हैं। होता है ऐसा? हाँ। तो यही है कि अगर कोई एरर आएगा तो एरर मैसेज आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। अगर मान लीजिए कोई एरर नहीं आया तो इफ़ नो एनी एरर देन माइक्रो प्रोसेसर सर्च द बूट रिकॉर्ड इन मेमोरी डिवाइसेस अकॉर्डिंग टू सीमोस सेटअप। अब माइक्रो प्रोसेसर का अगला काम क्या होता है, बूट रिकॉर्ड को सर्च करना मेमोरी डिवाइसेस में। मेमोरी डिवाइसेस का मतलब हो गया आपके हार्ड डिस्क, आपका पेन ड्राइव, CD रोम, फ्लॉपी, इनमें से जो भी मेमोरी डिवाइस है इसमें बूट रिकॉर्ड को सर्च करेगा अकॉर्डिंग टू सीमोस सेटअप, कि आपने सीमोस सेटअप में क्या प्रायोरिटी दे रखी है, फर्स्ट बूट डिवाइस कौन सा होगा, सेकंड बूट डिवाइस कौन सा होगा, थर्ड बूट डिवाइस कौन सा होगा। तो उस अकॉर्डिंग आपका माइक्रो प्रोसेसर बूट रिकॉर्ड को सर्च करेगा। इफ़ माइक्रो प्रोसेसर डज नॉट फाउंड एनी बूट रिकॉर्ड देन इट विल गिव मैसेज ऑन द स्क्रीन डिस्क बूट फेलियर। अगर आपके माइक्रो प्रोसेसर को बूट रिकॉर्ड कहीं भी नहीं मिलता तो आपके स्क्रीन पे मैसेज आ जाता है बूट डिस्क फेलियर, जो कि एरर मैसेज है। इफ़ इट फाइंड देन माइक्रो प्रोसेसर कॉल्स रैम टू स्टोर ऑल बूट रिकॉर्ड। अगर बूट रिकॉर्ड मिल जाता है तो माइक्रो प्रोसेसर रैम को कहता है कि सारे के सारे बूट रिकॉर्ड को अपने अंदर स्टोर कर लो। और जैसे ही रैम बूट रिकॉर्ड को स्टोर करता है, इफ़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज CUI देन प्रॉम्प्ट विल बी कम ऑन द स्क्रीन, एंड इफ़ आवर सिस्टम इज GUI देन प्लेटफॉर्म विल बी कम ऑन द स्क्रीन। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम CUI है, मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, तो कमांड प्रॉम्प्ट आ जाता है, A प्रॉम्प्ट, C प्रॉम्प्ट जो भी होता है वो आ जाता है। और अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है ग्राफिक्स मोड में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मोड में, तो आपका डेस्कटॉप आ जाता है। तो ये था आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मदरबोर्ड, कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 3 स्टेप में काम करता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, रोम के डाटा को रीड करना। सेकंड स्टेप होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को चेक करना। और थर्ड स्टेप होता है बूट रिकॉर्ड को सर्च करना। ये बूट रिकॉर्ड क्या होता है, तो बूट रिकॉर्ड का मतलब वो 3 फाइल io.sys, command.com और ms.sys। तो बूट रिकॉर्ड में आप ये 3 फाइलों को सर्च करता है माइक्रो प्रोसेसर। अगर ये तीनों फाइलें मिल जाती है तो आपका डेस्कटॉप आ जाता है या फिर कमांड प्रॉम्प्ट आ जाता है।